नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चौंकाने वाली घटना की जिसने पूरे देश को सचमुच हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे एक सम्मानित पढ़ा लिखा इंसान निराशा के अंधेरे में इतना इतना गहरा डूब सकता है। और देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर कैसे एक अवार्ड विनिंग टीचर 17 बच्चों को बंधक बना लेता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो बात है 30 अक्टूबर 2025 की। जगह थी मुंबई का पवई इलाका। यहाँ के आरए स्टूडियो में एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहे थे। सपनों के शहर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उस दिन पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100 बच्चे अपनी आंखों में ढेरों सपने लिए ऑडिशन देने पहुंचे थे। सुबह से ही स्टूडियो के बाहर आप समझ सकते हैं, एक उम्मीद और उत्साह का माहौल था। खैर, शुरुआती ऑडिशन हुए और उसके बाद फाइनल राउंड के लिए 17 बच्चों समेत कुल 19 लोग स्टूडियो के अंदर ही रुक गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनकी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। और फिर एक आदमी जिसका नाम था रोहित आर्या, उसने अंदर से स्टूडियो के दरवाजे बंद कर दिए। बस एक पल में वो सपनों का स्टूडियो एक कैद खाना बन गया और वो सब के सब बंधक बना लिए गए। और बस यहीं से मुंबई में एक बेहद तनावपूर्ण माहौल की शुरुआत हुई जो अगले कई घंटों तक चलने वाला था। देखिए, रोहित कोई अचानक से आया हुआ अपराधी नहीं था। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने स्टूडियो में ज्वलनशील केमिकल छिड़क रखा था, उसके हाथ में लाइटर था और दीवारों पर मोशन सेंसर्स लगा रखे थे जो सीधे उसके फोन से कनेक्टेड थे। उसकी धमकी बिल्कुल साफ थी, अगर पुलिस ने अंदर आने की जरा भी कोशिश की तो वो पूरे स्टूडियो को आग लगा देगा। दोपहर के करीब 1:15 बजे जब बच्चे लंच के लिए बाहर नहीं आए तो बाहर इंतजार कर रहे माँ बाप का दिल बैठने लगा। और फिर उन्हें अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी और कांच की दीवारों पर मदद मांगते हुए छोटे छोटे हाथ दिखे। बस उसी पल दहशत में उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। अब एक तरफ पुलिस घेराबंदी कर रही थी और दूसरी तरफ रोहित आर्या ने अंदर से एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे उसकी मंशा थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी। उसने अपने उस वायरल वीडियो में कहा, मेरी मांगें बहुत सिंपल हैं, मॉरल डिमांड्स हैं और एथिकल डिमांड्स हैं। मतलब इन शब्दों से ये तो साफ हो गया था कि ये फिरौती का मामला नहीं है, उसे पैसे नहीं चाहिए थे। तो फिर उसकी असल मांग थी क्या? वो बात करना चाहता था पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से। उसके कुछ सवाल थे जिनके जवाब वो सिर्फ उन्हीं से चाहता था। जब बातचीत से कोई भी रास्ता नहीं निकला तो मुंबई पुलिस ने एक टैक्टिकल प्लान बनाया। प्लान 4 स्टेप्स में था। पहला, रोहित को फोन कॉल पर उलझाए रखना। दूसरा, स्टूडियो के पीछे बाथरूम की खिड़की पर सीढ़ी लगाना। तीसरा, खिड़की की सेफ्टी ग्रिल को काटना। और चौथा, क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी QRT का अंदर घुसना। 3.5 घंटे की इस दिल दहला देने वाली जद्दोजहद के बाद सभी 19 बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन इस ऑपरेशन में रोहित आर्या को गोली लग गई और बाद में अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। एक जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर ये रोहित आर्या था कौन और वो इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचा कैसे। और ये इस मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। रोहित कोई आम आदमी नहीं था। वो पुणे के सिम्बायोसिस और मुंबई के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे टॉप संस्थानों से पढ़ा था। उसकी अपनी मीडिया कंपनी थी जो सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाती थी। इतना ही नहीं, वो सरकार के क्लीनलीनेस मॉनिटर प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था और मुख्यमंत्री समेत बड़े बड़े राजनेताओं के साथ उसकी तस्वीरें थीं। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ था। अक्टूबर 2022 में उसका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। 2024 में उसने मंत्री केसरकर के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन किए, फिर पुणे में भूख हड़ताल भी की और आखिर में अक्टूबर 2025 में उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। ये एक लंबी और हताशा भरी कहानी थी। तो इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी? ऐसा क्या हुआ था जो एक कामयाब इंसान को इस रास्ते पर ले आया? जवाब था पैसों का एक विवाद, एक अनपेड बिल। अब यहाँ पर दोनों तरफ की अपनी अपनी दलीलें थीं। रोहित का आरोप था कि सरकार पर उसके क्लीनलीनेस मॉनिटर प्रोजेक्ट के 2 करोड़ रुपए बकाया हैं,
वहीं सरकार का कहना था कि फंड्स इसलिए रोके गए थे क्योंकि रोहित ने सही डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए थे और वो स्कूलों से गैर कानूनी तरीके से फीस भी वसूल रहा था। मामले को और भी ज्यादा उलझा देती है एक और बात। मंत्री दीपक केसरकर ने बताया कि उन्होंने अपनी जेब से रोहित को 15 लाख रुपए दिए थे ताकि उसकी कुछ मदद हो सके, और ये एक ऐसी बात है जिसे खुद रोहित ने भी माना था। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इस पूरी घटना के खत्म होने के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ा विरोधाभास तो खुद रोहित आर्या को लेकर है। पुलिस ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया, लेकिन उसका परिवार, उसके पड़ोसी, सब ने उसे एक शांत और सुलझा हुआ इंसान बताया। एक ही व्यक्ति की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें। सच क्या था, ये शायद हमेशा एक राज ही रहेगा। और यही बात हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। आखिर वो क्या वजह होती हैं जो एक इंसान को टूटने की कगार पर ले आती हैं? एक पढ़ा लिखा, सफल व्यक्ति आखिर निराशा की इस हद तक कैसे पहुंच जाता है? ये कहानी हमें सिर्फ एक दुखद घटना के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमारे समाज की उन दरारों को भी दिखाती है जहां शायद लोग मदद के लिए पुकारते हैं और कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। ये एक ऐसा सवाल है जो एक कहानी हम सबके लिए पीछे छोड़ जाती है।